एक इनोवेटर जीवन इतना सरल नहीं होता जितना हम समझते हैं, बल्कि इनोवेटर का जीवन तो कई सारे कट समस्याओं कठिनाइयों से घिरा हुआ होता है। ये सीरीज भी ऐसी एक अमेजिंग टॉपिक पे होने वाली है जिसका नाम है द इनोवेटर्स। ये सीरीज यही कोई 3 या 4 एपिसोड्स में डिवाइड होगी। तो आइए चलते हैं पहले एपिसोड्स की ओर। द कंप्यूटर। क्या आपको पता है कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया? इंटरनेट का इन्वेंशन कैसे हुआ? आईटेल, माइक्रोसॉफ्ट कैसे स्टार्ट हुए? सिलिकॉन वैली की हिस्ट्री क्या है? अगर आपको ये सब नहीं पता तो इस सीरीज़ में आपको ये सब पता चल जाएगा। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है आज आप देख रहे हैं ना, कई सारे जीनियस, हैकर्स और गिग्स के कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। और उनके इनोवेशन इसलिए सक्सीड हो पाए क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया। उन्हें ऐसा नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला जहां वो फ्री होकर अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें और उन्हें रियलिटी में बदल सकें। कंप्यूटर किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये एक ऐसा इनोवेशन है जो कई सारे इनोवेशंस पर बेस्ड है। चार्ल्स बेबेज अपने टाइम से कहीं आगे की सोचता था। वो एक जर्नल पर्पस का एनालिटिकल इंजन बनाना चाहता था जिसे किसी भी टाइप के टास्क के लिए प्रोग्राम किया जा सके। लेकिन ये 100 साल पहले की बात थी, 1837 में। तब एक वैक्यूम ट्यूब भी नहीं होती थी और ना ही कोई ट्रांजिस्टर या माइक्रोचिप्स। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन ड्रीम कभी रियलिटी बन ही नहीं पाया, यहाँ तक बल्कि वो बेचारा तो गरीबी में ही मर गया। लाइट बल्ब या टेलीफोन की तरह कंप्यूटर बनाने का क्रेडिट कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं ले सकता। डिजिटल रेवोल्यूशन टीम वर्क से ही आया। ये इनोवेटर्स, जीनियस, गिग्स और हैकर्स लोग थे जिन्होंने मिलकर साथ काम किया। और कहा गया है ना, इनोवेशन की दुनिया में इनोवेशन तब होगा जब इसके बीज सही जगह पे पड़ेंगे। ये बात थी यही को 1940 की। टाइमिंग एकदम सही था। वर्ल्ड वार छिड़ चुका था। मिलिट्री ने कॉरपोरेशन और यूनिवर्सिटीज़ को कुछ नया टेक्नोलॉजिकल आइडियाज़ के लिए फंड दिया जो वार में काम आ सके। जॉन मॉचली और प्रिस्पर एचकेट को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने के लिए रिक्रूट किया गया जो मिसाइल ट्रैजेक्टरी डिटरमाइन कर सके। मॉचली बड़ा गजब का विजनरी बंदा था भाई, जबकि एचकेट एक प्रैक्टिकल इंजीनियर था। दोनों की पार्टनरशिप बढ़िया थी, ज़बरदस्त थी। डिजिटल रेवोल्यूशन के दौरान उनके जैसी कई जोड़ियों ने कई सारे अमेजिंग इनोवेशन किए, जैसे कि एचपी के बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और पॉल एलन, और एप्पल के स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजिएनक। एनियक 1947 में जाकर कंप्लीट हुआ। ये एक सेकेंड में 500 एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था और पावर सोर्स के लिए सबको 17,468 वैक्यूम ट्यूब की ज़रूरत पड़ती थी। ये एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट जितना बड़ा था। एनियक को ऑपरेट करने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती थी। लेकिन जो भी हो, ये उस टाइम का सबसे बेस्ट कंप्यूटर था। कई इनोवेटर्स के सक्सेसफुल ना होने का रीज़न उनका लैक ऑफ कोलैबोरेशन भी था। जीनियस लोगों के पास ग्रेट आइडियाज़ थे लेकिन उनकी कोई टीम नहीं थी, इसलिए वे अकेले ही रह गए और इस वजह से उन्हें पता ही नहीं चल पाता था कि उनके काम में क्या मिसिंग है। सक्सेसफुल इनोवेशंस हमेशा क्रिएटिव एनवायरनमेंट से ही आए, जैसे बेल लैब्स, इंटेल और मिट। मॉडर्न कंप्यूटिंग में 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्ट हैं। फर्स्ट डिजिटल, सेकंड बाइनरी, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक और फोर्थ जर्नल पर्पज। मशीन चार्ल्स बेबेज ने क्रिएट की थी एडविक मशीन। हरमन होलरीथ और होवार्ड एकेन को मॉडर्न कंसीडर नहीं किया जा सकता। एनियक फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल है। इसे कनेक्टिंग केबल्स के थ्रू किसी भी टास्क के लिए प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। पूरे 10 सालों तक एनियक ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। आइए बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। द ट्रांजिस्टर
एनियाक और इससे इम्प्रूव्ड वर्जन एडवॉक और यूनिवॉक काफ़ी बड़े थे और काफ़ी बड़ी डेलिकेट और एक्सपेंसिव वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे। ये इतने कॉस्टली थे कि बस कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ और मिलिट्री ही उन मशीनों को यूज कर सकते थे। डिजिटल एज की शुरुआत 1947 में तब हुई जब बेल लैब्स के दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक ट्रांजिस्टर बनाया। वॉल्टर ब्रतेन एक इंजीनियर थे और जॉन बार्डीज एक क्वांटम थ्योरिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर काम किया और कंप्यूटर के सोर्स ऑफ पावर के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करने में सक्सेसफुल रहे। एक बेंट पेपर क्लिप, गोल्ड फाइल की स्ट्रिप्स और एक सेमीकंडक्टर की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉनिक करंट को एम्पलीफाई करने में कामयाब रहे। इस सेटअप को अगर सही तरीके से मैनिपुलेट किया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा सकता था और इससे स्विच ऑन एंड ऑफ भी किया जा सकता था, पॉसिबल था। और इस तरह उन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया। सिर्फ टीम वर्क ही नहीं बल्कि राइट एनवायरनमेंट और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जिससे कि अमेजिंग इनोवेशंस पॉसिबल हुए। उन्होंने मिलकर बेल लैब्स में काम किया जहां उन्हें एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला और जहां डिफरेंट फील्ड्स के लोग आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करते थे। बेल लैब्स में थ्योरिस्ट, केमिस्ट, फिजिस्ट और इंजीनियर्स ने साथ में एक अमेजिंग इनोवेशन की। डिजिटल रिवॉल्यूशन का यही ट्रेंड है कि इनोवेशन कभी भी अकेले नहीं किया जाता, इसके पीछे हमेशा एक टीम का हाथ होता है जो एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। बेल लैब्स भी जेरॉक्स, पार्क, इंटेल या एप्पल जैसा ही है जहां अलग अलग फील्ड के टैलेंटेड और विजनरी लोग एक साथ जुड़ते हैं और उनका ऑफिस भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है जिससे एम्प्लॉयज़ को इजीली कोलैबोरेट होने का चांस मिलता है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है और सल्फर वीक कंडक्टर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है जिसे मैनिपुलेट करना आसान है। अगर सिलिकॉन को थोड़े से बोरान के साथ मिला दिया जाए तो इससे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होकर मूव करने लगते हैं। इसीलिए सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी में के लिए बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। बेल लैब्स ने ट्रांजिस्टर को पेटेंट किया जिससे कि वो बाकी कंपनीज को लाइसेंस दे सकें। इनमें से टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी एक कंपनी थी। इसके वाइस प्रेसिडेंट पैट हागेर्टी ट्रांजिस्टर को लेकर बड़े एंथुसियास्टिक थे। 1952 की बात है। 1952 में उन्होंने केमिकल रिसर्चर गॉर्डन टील को एक बेटर वर्जन बनाने के लिए हायर किया। पैट स्टीव जॉब्स की ही तरह ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर थे। 1954 में मिलिट्री ने $16 पर पीस के हिसाब से ट्रांजिस्टर खरीदे। पैट ने टील और उनकी टीम को ऐसे ट्रांजिस्टर बनाने को बोला जिसे $3 प्राइस के हिसाब से बेच सकें। ये रेट में कम थे लेकिन इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी। पैट को ट्रांजिस्टर की हेल्प से छोटे पॉकेट रेडियो बनाने का आइडियाज़ भी आया। स्टीव जॉब्स की तरह ही पैट भी अपने इंजीनियर से इम्पॉसिबल काम करवा लेते थे और जॉब्स की तरह ही उनमें ये एबिलिटी थी, कहीं ना कहीं थी, कि उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए या फिर उन पब्लिक डिमांड क्या है। और इस तरह टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने एक पॉकेट साइज रेडियो रीजेंसी RT1 निकाला और जिसका प्राइस था $50। ये 4 ट्रांजिस्टर पर चलता था और रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रे 4 कलर्स में अवेलेबल था। रीजेंसी RT1 की वजह से सारी कंट्री को पता चल गया था कि ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है। एक ही साल के अंदर 1 लाख पॉकेट रेडियोज बिके और इसके रिलीज के साथ ही एल्विस प्रिस्ली का सिग्नल एल्बम दैट्स ऑल राइट भी रिलीज हुआ। अब यंग जनरेशन अपने पेरेंट्स से छिपाकर बेसमेंट में ये रेडियोज म्यूजिक एंजॉय कर सकती थी। इनोवेटर्स ब्रतेन ने मजाक में बोला भी था कि मुझे ट्रांजिस्टर बना के सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है और वो ये इसका यूज
रॉक एंड रोल में हो रहा है। मेरी तरफ से यह एक छोटी सी कोशिश है कि मैं ऑडियोज़ के थ्रू आप तक पहुंच पाऊं, आपकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, और ये कोशिश ऐसे ही चलती रहेगी। और इस कोशिश में निरंतर आप अपना सहयोग बनाए रखें। इसी के साथ इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।